हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने सिंकोरी एजुकेशन चैनल पर। और मेरा नाम है अमित शर्मा। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं स्पेशल साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिनकी प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा है। ये क्वेश्चंस आपको श्योरिटी देते हैं सक्सेस की। इनका सक्सेस रेट सबसे ज्यादा होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि बैक ईयर्स के पेपर के ट्रेंड को देखते हुए यहां पर इन सारे क्वेश्चंस को मैंने लिखा है। एक एक क्वेश्चन छांट छांट के यहां पर लिखा गया है। तो बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये, जो कि आपकी सक्सेस रेट को बढ़ाने का काम करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को मैंने लिखा है चैप्टर वाइज, ताकि किसी बात का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आपके दिमाग में। ठीक है, तो आइए चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, जिसका नाम है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन। तो भाई इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ते हैं सारे के सारे केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, है ना। तो अब उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं वो अपन देख लेते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन है 5 स्टार क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। व्हाट इज मेंट बाय ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन यूजिंग सुटेबल केमिकल रिएक्शन? Differentiate between a skeletal chemical equation and a balanced chemical equation। तो भाई कुल मिला के जोड़ जमा बात ये निकल के आती है कि अपने को डिफरेंशिएट करनी है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और जो सिंपल अपनी बैलेंस्ड होती है वो। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों किस तरह से काम करती है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए ये सिंगल इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो देख रहे हो किस तरह के क्वेश्चन है, काफी मेहनत की गई है इन क्वेश्चंस के ऊपर, ऐसे ही नहीं बन गए ये। अगला देखो, व्हाट इज रेंसिडिटी? स्टेट एंड एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी ऑफ फूड। कुछ नहीं करना, रेंसिडिटी के बारे में बताना है। और देखिए इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएंगे टाइम के साथ। अभी ये क्वेश्चंस हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर चैप्टर के लगभग 5-7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उनको आप पढ़ लीजिए। अगर कुछ नहीं पढ़ा है ना अभी तक, तो सिर्फ इन क्वेश्चंस को करके जाइए, मिनिमम 70% नंबर्स की गारंटी मेरी है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गिव 2 एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ सिचुएशंस where redox reactions are taking place। कौन से रिएक्शन भाई? redox रिएक्शन। redox कौन से रिएक्शन होते हैं? तो भाई redox रिएक्शन वो होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। आपकी बेसिक जानकारी के लिए इतना बता दिया है मैंने, बाकी याद आपको करना पड़ेगा। मेमोराइज कौन करेगा? आप लोग करेंगे। अब देखिए अपन आते हैं इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस है ना उनके ऊपर। ये रिएक्शन है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी ही चाहिए। पहली रिएक्शन देखिए जरा, अमोनिया की रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अगली रिएक्शन है कॉपर सल्फेट की हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में। इससे अगली रिएक्शन है अपनी Pb3O4 की। हीटअप जब इसको किया जाता है तो ये बनाता है लेड ऑक्साइड, जो कि येलो कलर का होता है। ये जितनी भी प्रेसिपिटेट वाली रिएक्शन है या फिर जो कलर चेंज कर रही है, सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं इनको लिख के लाया हूं यहां पे। उसके बाद अगली आ जाती है अपनी CaO प्लस H2O, जो कि अपनी बनाती है आगे जाके स्लैग्ड लाइम। फिर एक और है कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसको कि हीटअप करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं अपन साइड में, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। लेड नाइट्रेट की है पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। किसकी रिएक्शन है भाई? लेड नाइट्रेट की रिएक्शन है पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, जो कि बना रही है लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो ध्यान रखना भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, और इसके अंदर येलो प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है। तो प्रेसिपिटेशन वाली रिएक्शन में भी इसका एग्जांपल सेट है, और साथ ही साथ किसमें? अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी अपन इसको इंक्लूड कर सकते हैं। एक रिएक्शन 2 जगह पर काम आ रही है। अगला देखो जरा, लेड नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, है ना, बनेगा क्या इससे? बनेगा इससे सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, और व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर क्लोराइड का। ओके, याद रखना भाई ये बात। अगला पेज देख लीजिए, और चाहो तो एक बार इसका आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, है ना। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो, सामने है आपके। अगला पेज अब मैं लेके आता हूं आपके सामने। अगला पेज ये रहा भाई।
अब देखो जरा ये कौन सी है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन मैंने यहां पे लिखी है 6CO2 प्लस 6H2O, ये बना रहा है C6H12O6 प्लस और क्या बनाएगा ये, और बनाता है 6O2। ठीक है, किसकी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस की, डायरेक्ट पूछी जाती है आपके पेपर में। अगली है रेस्पिरेशन की रिएक्शन, जिसके अंदर यही C6H12O6 को ऑक्सीडाइज करके तोड़ा जाता है CO2 प्लस H2O में, और इससे रिलीज होती है एनर्जी। तो भाई कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। ठीक है, अगली देखो, बहुत ही शानदार रिएक्शन है भैया। अगली देखिए फेरस सल्फेट की है, विद क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, इसको हीटअप किया अपन ने, इसके बाद बनता है FeSO4, इसको और हीटअप किया तो बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ओके सर, अगली रिएक्शन देखना जरा, 2AgCl, इसको सनलाइट में रखा तो क्या बन जाएगा, 2Ag प्लस Cl2। वहीं पर अगला एक और देखना, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, अब ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, देखो BaSO4 बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है, और ये किसकी फॉर्म में बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनेगा मेरे प्यारे, और अगला बनता है अपना सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगली देखिए एक और रिएक्शन का पेज है अपने पास, रेडॉक्स रिएक्शन सारी एक जगह लिख दी है मैंने, Cu2O प्लस H2 क्या बना लेगा, Cu प्लस H2O। अगला Fe2O3 प्लस 3CO, ये बना रहा है 2Fe प्लस 3CO2। वहीं पर जिंक और कॉपर, इन दोनों में हो रही है रेडॉक्स रिएक्शन, ये बनेंगे जिंक और कॉपर ही, लेकिन फॉर्मेशन में अंतर आ जाएगा। अगला देखिए जरा, इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा। तो देखिए इसके अंदर हो क्या रहा है, वाटर है अपना सिंपल, इसका किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, और इससे निकलती हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस अलग अलग। ओके सर, उसके बाद आता है, ये तो कौन सा था, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इसके बाद आएगा अपना फोटो डिकम्पोजिशन। इसके अंदर क्या हो रहा है कि भाई सनलाइट की वजह से डिकम्पोजिशन होगा, किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का, जो कि टूट जाएगा सिल्वर और ब्रोमाइड में। ठीक है, उसके बाद आती है अपनी रस्टिंग की रिएक्शन, जो कि यहां पर लिखी हुई है Fe प्लस O2, इसमें 3/2O2 लिखा है बैलेंस करने के लिए, प्लस XH2O, क्योंकि देखिए इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा, ज्यादा टाइम हो गया, ज्यादा वाटर कम टाइम में कम वाटर, इस वजह से X लिखा जाता है यहां पे, तो घबराने की जरूरत नहीं है X को देख के। ठीक है, रस्ट की फॉर्मूला, रस्ट का फॉर्मूला अपने को देखने को मिल रहा है Fe2O3.XH2। अगला आ जाइए आप, रस्टिंग की ही तीनों रिएक्शन है, ये फेरस की रस्टिंग है, कॉपर की है, और इसके बाद है अर्जेंटम मींस सिल्वर की। अगली कॉपर की अगर मैं बात करूं तो CO2 और O2 ये कहां से लेता है, एटमॉस्फेयर से, साथ में लेता है एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी किसकी फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, और बनाता है CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। इसका कलर होगा मेरे प्यारे ग्रीन। कौन सा कलर है, ग्रीन कलर होगा। तो ये कलर वाली जितनी भी रिएक्शन है, ठीक है, प्रेसिपिटेट वाली जितनी भी रिएक्शन है, डीकंपोजिशन वाली जितनी भी रिएक्शन है, सारी इंपॉर्टेंट है। यहां नहीं तो किसी और चैप्टर में दिख जाएगी आपको सेम रिएक्शन। अगला देखिए जरा, अर्जेंटम प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बनेगा Ag2S प्लस H2। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई उसके ऊपर, अपनी सिल्वर के ऊपर जो कोटिंग चढ़ जाती है, सिल्वर ब्लैक हो जाती है यूज के साथ साथ, क्यों हो जाती है, तो भाई सल्फर की कोटिंग चढ़ जाने की वजह से। अगला चैप्टर है अपना एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। इसके अंदर तीन अलग अलग पार्ट हैं, एसिड का अलग, बेस का अलग, सॉल्ट का अलग। तीनों की वैसे तो अपने को प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है, केमिकल एंड फिजिकल, लेकिन मैं यहां पे लेके आया हूं आपको शॉर्ट करके, एकदम छोटा करके। क्या है ये है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए जरा, आइडेंटिफाई द पेरेंट एसिड एंड बेसेस ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट। यहां पे देखो सॉल्ट लिख रखे, इनके पेरेंट एसिड और बेस बताने हैं आपको कि भाई किस किस से मिलकर बना ये, Na2CO3, Na2SO4, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद है कॉपर सल्फेट, उसके बाद आता है Al2SO4 का होल थ्राइस, अगला है CH3COO Na। एसिड बताइए, बेस बताइए। अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। तो भाई डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन काफी हार्ड है। क्यों है हार्ड, तो भैया डिफरेंशिएशन जब आप करने बैठोगे ना तो दो तो सब बता देंगे, लेकिन उससे आगे क्या 5-7 डिफरेंशिएशन के टॉपिक होने चाहिए अपने पास। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 स्टार क्वेश्चन है अपने पास, एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एसिटिक एसिड अ वीक एसिड। तो भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोले तो HCl क्यों स्ट्रॉन्ग है, और एसिटिक एसिड क्यों
वीक है ये बताना है अपने को। और हाउ कैन इट बी वेरीफाइड, तो भाई वेरीफाई कैसे किया जाए इसको, इसका आंसर दीजिए आप। लिखने हैं सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं कॉपी के अंदर, तब जाके कुछ हो पाएगा, वरना इनको पढ़ लिया यहां मैंने बता दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसी चैप्टर का एसिड बेस सॉल्ट का, एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई एसिड्स के जितने भी एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोले तो कि एसिड के अंदर अपन ने पानी मिला दिया बहुत सारा, या फिर पानी के अंदर थोड़ा सा एसिड मिला दिया, तो वो क्या बन जाता है, एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है उसका, और उसके अंदर होके होती है इलेक्ट्रिसिटी पास। ये पूछ रहा है क्यों होती है, जवाब कौन देगा, आप दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना जरा, राइट एनी 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो भाई अलग अलग लिखनी है, एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग, बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग। अगला क्वेश्चन देखें जरा, व्हाट आर एनहाइड्रस एंड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल एक का तो बता ही दिया था। ठीक है, FeSO4 अपन देख रहे थे। कॉपर सल्फेट भी क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ ही होता है। डिफरेंशिएट करना है, एनहाइड्रस कौन सा है, हाइड्रेटेड कौन सा है। ठीक है, गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा बाय क्लोर-एल्कली प्रोसेस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोर-एल्कली प्रोसेस हर दूसरे साल पूछा जाता है आपके पेपर में, हर दूसरे साल। तो रिएक्शन याद रखना, पूरा प्रोसेस याद रखना। ठीक है, हाउ कैन दिस रिएक्शन बी यूज्ड साइमल्टेनियसली टू मैन्युफैक्चर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी बताना है साथ में। देखिए अकेला नहीं आएगा क्वेश्चन, अकेला नहीं आता कभी भी क्वेश्चन, हमेशा इस तरह से आता है कि भाई एक दे दिया इजी, दूसरा दे दिया टफ। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के 2 या 3 पार्ट आपको मिनिमम देखने को मिलेंगे, जितने भी बड़े क्वेश्चन है उनके अंदर। ठीक है सर, तो ये था अपना एसिड बेस सॉल्ट का, 2 पेज में खत्म हो रहा है पूरा चैप्टर। कितने में, 2 पेज में। मुश्किल से 10 क्वेश्चन है पर चैप्टर, मुश्किल से, बस इतना सा याद करना है और मिनिमम 70 to 80% मार्क्स आपके। अगला चैप्टर है अपना मेटल एंड नॉन मेटल, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल विद डायग्राम। कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रोलाइसिस बताना है अपने को कि भाई मेटल्स को कैसे प्योर किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। अगला क्वेश्चन देखना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई मेटल इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बता देना फटाफट। अगला है, शाइनिंग सरफेस ऑफ मेटल्स इज टार्निश्ड आफ्टर सम टाइम। तो भाई कोई भी मेटल की चीज है, घर में यूज आने वाला चाकू, चिमटा, तवा, कुछ भी हो, आपके पास कोई मेटल का पेन हो, तो उसकी सरफेस जब अपन खरीद के लाते हैं तब तो बड़ी चमकती है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी चमक पड़ जाती है फीकी। ये पूछ रहा है क्यों पड़ जाती है, जवाब कौन देगा, आप लोग। अगला ये पूछ रहा है, रीजन बताना है, टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ बल्ब। बल्ब के अंदर टंगस्टन का ही फिलामेंट क्यों यूज किया जाता है और किसी मेटल का क्यों नहीं। कॉपर अपन वायर्स में यूज करते हैं, तो भाई कॉपर क्यों नहीं लगा देते, सस्ता भी पड़ेगा, है कि नहीं, तो क्यों नहीं लगाते, जवाब आपको देना है। अगला क्वेश्चन देखना, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव एग्जांपल्स। क्या होते हैं भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उन्हें कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एग्जांपल देने हैं आपको इसमें के अंदर। अगला क्वेश्चन है अपने सामने, व्हाई आर आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली हार्ड। क्यों होते हैं भैया हार्ड, आयनिक कंपाउंड ज्यादातर हार्ड होते हैं, क्यों होते हैं वो बताना है। अगला पार्ट है इसी क्वेश्चन का, हाउ इज इट दैट आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे डू सो व्हेन इन द मोल्टन स्टेट। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं जैसे कि NaCl है ना, तो ये जब सॉलिड स्टेट में होगा तो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन इसी को मोल्टन मतलब पिघला दिया जाए, इसी को टेम्परेचर रेज करके, अपना जो नॉर्मल नमक है इसको पिघला दें अपन, NaCl आ गया लिक्विड फॉर्म में अपने पास या फिर मोल्टन स्टेट में, और फिर आप उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाओगे तो होती है भैया। तो ये पूछ रहा है क्यों होता है ऐसा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, गिव एग्जांपल्स ऑफ फ्यू मेटल ऑक्साइड्स व्हिच आर रिड्यूस्ड बाय एल्यूमिनियम। तो कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड के नाम बताने हैं जिनका रिडक्शन कर सकता है एल्यूमिनियम। ठीक है, व्हाई दे कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन, कार्बन क्यों नहीं कर सकता इनका, ये भी बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वही देखिए दिखने में सिंपल है, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो टफ हो जाता है।
ठीक है। तो इस वजह से सारे क्वेश्चंस आपको लिख के देखने हैं आपकी कॉपी के अंदर। फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने आपको आते हैं और कितने नहीं आते हैं, ठीक है। फिर जब अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे वहां पे आप अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ठीक है सर। अगला और लास्ट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है, तो क्या करें, तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द गिवन रिएक्शंस विद एग्जांपल। 4-5 रिएक्शन है जो कि आपको एग्जांपल सहित बतानी है कि कौन सी रिएक्शन है और इसका क्या एग्जांपल है। डेफिनेशन भी लिखनी होती है इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। पहला है हाइड्रोजनेशन, दूसरा है ऑक्सीडेशन, तीसरा है सब्स्टिट्यूशन, फोर्थ है सेपोनिफिकेशन, फिफ्थ है कंबशन और सिक्स्थ है एस्टरिफिकेशन। 6 की 6 रिएक्शन टिप्स पे होनी चाहिए आपके। कहां पे, टिप्स पे, बिल्कुल याद होनी चाहिए। जैसे 2 का टेबल याद है ना, वैसे ये 6 रिएक्शन अपने को याद होनी चाहिए। इनमें से 2 मिनिमम 2 आपके पेपर में आती ही हैं हर साल, ठीक है। तो हल्के मत लेना भाई इनको। अगला क्वेश्चन देखना जरा, एक्सप्लेन द टर्म आइसोमेरिज्म विद एग्जांपल। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है इस क्वेश्चन की, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इसके आपके पेपर में आने की भाई, तो ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ के जाना है इसको। अगला क्वेश्चन देखें जरा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गिव एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एग्जांपल बताने अपने को 2 चीजें अपने को दे रखी है। पहली दे रखी है कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग 2 डबल बॉन्ड्स। तो कोई भी कार्बन कंपाउंड बता दो यार जिसके अंदर डबल बॉन्ड लगे हों, है ना। अगला क्वेश्चन देखो जरा, ए मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम इज लिंक्ड टू 4 अदर एटम्स। तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल बताइए जिसका सेंट्रल एटम 4 अलग अलग एटम से कनेक्टेड हो। ओके सर। अगला क्वेश्चन देखें अपन, क्वेश्चन नंबर 3, ए कंपाउंड कंटेनिंग बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स। ऐसा कंपाउंड बताना है जिसमें आयनिक बॉन्ड भी हैं और कोवेलेंट बॉन्ड भी हैं, ठीक है। एग्जांपल देने सभी के 5 हैं अपने पास, क्वेश्चन एक ही है, ठीक है। एग्जांपल 5 देने। अगला सुनिए जरा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज सॉल्युबल इन वाटर। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल है, ठीक है, सोचिए जरा। अगला क्वेश्चन देखिए लास्ट, ए कार्बन कंपाउंड विच बर्न्स विद ए सूटी फ्लेम। ऐसा कौन सा कार्बन कंपाउंड है जो कि सूटी फ्लेम, बोले तो धुएं वाली लौ के साथ जलता है, ठीक है सर। ये था आपका क्वेश्चन, पूरा एक ही क्वेश्चन था और उसके 5 अलग अलग पार्ट्स थे। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, एक्सप्लेन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ बोथ सोप एंड डिटर्जेंट। इनका क्लींजिंग एक्शन आपको याद करना बहुत जरूरी है, किसी एक का जरूर पूछेगा। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। शुरुआत ही यहीं से होती है चैप्टर की, कहां से, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन से। क्या क्या आता है इसके अंदर, टेट्रावेलेंसी आ जाएगी, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे, कैटेनेशन आ जाएगा, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको इसके अंदर बतानी होती हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड। भाई कैसे डिफरेंशिएट करोगे इन दोनों को, क्या क्या अंतर है इन दोनों में, इथेनॉल कैसा होता है, इथेनोइक एसिड कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है, ठीक है, उसकी स्मेल कैसी होती है, ये सारी चीजें। अगला पूछ रहा है, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल यूज। हाइड्रोजनेशन क्या है, तो भैया अपने एक बात बताओ, जो भी फैट्स हैं उनसे अपन बनाते हैं ना वनस्पति घी या फिर डालडा, उसका प्रोसेस है हाइड्रोजनेशन। इसके अंदर हाइड्रोजन गैस फ्लो कराई जाती है आपके फैट के अंदर होके और साथ में डाला जाता है निकल कैटलिस्ट। ओके सर। अगला क्वेश्चन, हाउ विल यू ऑब्टेन फॉलोइंग फ्रॉम इथेनॉल। तो भाई इथेनॉल से इन 3 चीजों को कैसे निकालोगे या कैसे बनाओगे, उसकी पूरी प्रोसेस आपको लिखनी है रिएक्शन के साथ। पहला है सोडियम इथॉक्साइड, कैसे बनाया जाएगा, पहला रिएक्शन है कार्बन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो आपके दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर, पहला रिएक्शन है जिसमें सोडियम इथॉक्साइड बना के दिखाया है उसने। अगला है इथाइल इथेनोइट और लास्ट है अपना इथीन। क्या है भैया, इथीन लास्ट है। तो ये हैं आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन। बायोलॉजी के क्वेश्चंस, बायोलॉजी आपकी स्टार्ट होती है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से। पहला चैप्टर है अपना लाइफ प्रोसेसेस। इसके अंदर जितनी भी लाइफ की प्रोसेसेस हैं, लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी की सारी इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड करी गई हैं। अब इनके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं,
वो सारे अपन यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है लाइफ प्रोसेसेस का, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो भाई देखिए बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसमें होते हैं कंफ्यूज और ब्रीदिंग में लिख के आते हैं रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन में लिख के आते हैं ब्रीदिंग, जबकि दोनों अलग अलग हैं। तो ध्यान रखिए इस बात का और कोशिश कीजिए इन आंसर्स को आपकी कॉपी में राइट डाउन करने की। अगला क्वेश्चन है यहां पर, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ एंड स्टमक। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आपसे पूरा डाइजेशन सिस्टम पूछ लेता तो प्रॉब्लम यह रहती है कि भाई 5 नंबर का भी क्वेश्चन है ना, फिर भी उसके लिए पूरा डाइजेशन सिस्टम बहुत बड़ा है। इस वजह से ये क्या करते हैं बोर्ड में कि इतना सा ही पूछते हैं कि भाई सिर्फ माउथ का बता दो और स्टमक का बता दो। तो आपको कहीं इसमें ऐसा मत करना कि पूरा ही लिखने बैठ जाओ, है ना, वो नहीं करना है। बस जितना लिखा हुआ है, जितना पूछ रहा है उतना ही लिख के आना है अपन को। अगला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। और उसके बाद है देखिए शॉर्ट नोट पहले तो लिखने हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के ऊपर, उसके बाद लिखने हैं ईसोफेगस पे, और उसके बाद लिखने हैं जाइलम एंड फ्लोएम के ऊपर। 3 क्वेश्चन हो गए इसमें छोटे छोटे, लेकिन एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड करके दे देगा आपको 5 नंबर में, 4 नंबर में, हो सकता है अगर 3 नंबर में पूछे तो आपको फिर उतना ही लिख के आना है। डिपेंड करेगा क्वेश्चन नंबर कितने कैरी कर रहा है उसके ऊपर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने के, डिफाइन डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन से मोड्स हैं न्यूट्रिशन के वो आपको इसके अंदर बताने, चाहो तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, चाहो तो आप एक साथ भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल। तो भाई कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं एलिमेंट्री कैनाल के साथ, उन सभी के नाम लिखने, फंक्शन लिखने, और वो क्या क्या एक्सक्रीट करती हैं वो भी इसके अंदर लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। तो देखिए केमिकल इक्वेशन अपन केमिकल इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर उसके अंदर पढ़ चुके हैं, तो वो यहां पे काम आएगी। मैंने बोला था इंटरकनेक्टेड हैं सारे के सारे चैप्टर्स एक दूसरे से, केमिस्ट्री बायो से, बायो फिजिक्स से, फिजिक्स केमिस्ट्री से, ठीक है। तो वो यहां पर लिखना है और उसके अलावा बताना है कि भाई फोटोसिंथेसिस कैसे सिग्निफिकेंट है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाई जो सिंगल सेल्यूलर या फिर यूनिसेल्यूलर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग हो जाती है, लेकिन इंसानों में, ह्यूमंस के अंदर वो सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको बताना है। अपने अंदर तो पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम अलग से होता है कि नहीं होता, बस यही बताना है। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन विद नीट डायग्राम। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा देखिए थोड़े से और होंगे इसी चैप्टर के, क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर है ना, बहुत लेंदी चैप्टर है, इस वजह से इसमें क्वेश्चन का नंबर ऑफ अमाउंट भी ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ब्लड एंड लिम्फ, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। 3 चीजें दी हुई हैं यहाँ पे, आर्टरीज और वेन में आपको डिफरेंस बताना है, क्या क्या डिफरेंस है। उसके बाद ब्लड में और लिम्फ में, ठीक है, सर्कुलेशन सिस्टम में ही आते हैं दोनों, लेकिन दोनों अलग अलग हैं एक दूसरे से, तो इनके बीच में जो भी डिफरेंशिएशन है वो आपको अलग अलग से लिखना है। उसके बाद आता है एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो बच्चों इसको लिखते वक्त आप ये जरूर ध्यान रखें कि इसके रिएक्शंस भी लिखने की कोशिश करें। ओके, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन इज describe in brief how urine is produced in human body with neat diagram। तो इसके अंदर आपका एक्सक्रीशन सिस्टम, ठीक है, जो आपकी पूरी यूरोलॉजी है वो इसके अंदर आ जाएगी। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन पूरा का पूरा आपको यूरिन वाला सिस्टम पूरा का पूरा बताना है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक्सक्रीशन इज डिफरेंट इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एज कंपेयर टू सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो भाई सिंगल सेल्यूलर में और मल्टी सेल्यूलर में जो भी डिफरेंस है ना सारे के सारे सिस्टम्स में, वो आपको जरूर से अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इनमें से कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। और इनको हल्के मत लेना बिल्कुल क्वेश्चंस को, आपका पेपर इन्हीं में से आएगा, लिख के ले लो ये बात।
चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं अपन, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कौन सा चैप्टर है भाई? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर जितने भी मूवमेंट्स होते हैं अपने और प्लांट्स के सारे बताए गए हैं काफी डिटेल में। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, याद करने में मुझे नहीं लगता, मेमोराइज करने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर में। देखिए पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, डिफरेंशिएट बिटवीन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब इसमें करना क्या है, डिफरेंशिएट ऐसे नहीं करना कि ये आगे होता है, ये बीच में होता है, पीछे होता है, ठीक है, ये है डिफरेंस, लेकिन फिर भी इतनी सिंपल डिफरेंस नहीं बताने, 6th क्लास में नहीं हो आप, ठीक है। इनके सभी के अलग अलग फंक्शंस बताने हैं, कौन से मूवमेंट्स को कौन सा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है वो बताना है, कोई अगर एक्सक्रीशन हो रहा है तो वो भी बताना है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन इज व्हाई इज केमिकल कम्युनिकेशन बेटर देन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा लो इस पे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला, ठीक है। ये देखो, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आपको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से पढ़ के जाना आप। देखिए मैं दोबारा पढ़ देता हूं, व्हाई इज केमिकल कम्युनिकेशन बेटर देन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एज ए मींस ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कौन सा? केमिकल जो कम्युनिकेशन है ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस से कैसे बेटर होता है, ठीक है, ये बताना है इसके अंदर, बस और कुछ नहीं है। सिंपल सी बात बतानी कि भाई जो केमिकल कम्युनिकेशन है ये बेटर कैसे है बजाय इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, डिस्क्राइब वेरियस पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो कुल मिला के पूरा का पूरा सीएनएस आपको इसके अंदर ब्रीफ कर देना है लास्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अगले क्वेश्चंस और कौन कौन से हैं भाई इसके, वो देख लें जरा। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, शॉर्ट नोट लिखने हैं। देखिए 5 चीजें अपने पास, सबसे पहला है थायरोक्सिन, एड्रेनालिन है अगला, उससे अगला टेस्टोस्टेरोन, उससे अगला है इंसुलिन, और लास्ट वन इज ग्रोथ हार्मोन। तो 1 2 3 4 एंड 5 ये अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होने वाली चीजें हैं। तो ग्लैंड का नाम लिखिए, हार्मोन कब कैसे सेक्रेट होता है, कहां सेक्रेट होता है और उसका काम क्या है, ये सारी चीजें लिखनी होंगी इसके अंदर शॉर्ट नोट्स जब भी आप लिखोगे इसके। अगला क्वेश्चन है, नेम वेरियस प्लांट हार्मोन्स आल्सो गिव देयर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जितने भी प्लांट हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, जिब्रेलिन, ये सारे अपन पढ़ते हैं ना, ये सारे के बारे में अपने को बताना है और उनका क्या इफेक्ट पड़ता है किसी पौधे की या फिर किसी प्लांट की ग्रोथ पे, वो भी अपन को बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इज डायग्रामेटिकली इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। तो कुल मिला के एक रफ डायग्राम बनाना है अपने को, लेकिन नीट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कई बार अपन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं और अपने को आता नहीं है ना, तो भैया ऐसा मत करो कि नहीं नहीं हमको तो पूरा ही अच्छे से ही बनाना है, टाइम ज्यादा लग जाएगा, पेपर छूट सकता है अपना, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन ज्यादा मिले पेपर में, लेंथी पेपर है और टाइम कम है, ठीक है, तो आप एक बार जो उसकी आउटलाइन है डायग्राम की वो बनाइए और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डायरेक्ट अपन एरो लगा लगा के बता सकते हैं कि भाई ये वाली ग्लैंड यहां पर होती है। इसने बोला है कि इंडिकेट करना बस, ठीक है, बना के नहीं दिखानी है कैसी होती है, तो ध्यान रखें इस बात का। अगला चैप्टर है अपने पास, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। तो भाई काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन भी इसके उतने ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, राइट शॉर्ट नोट्स, ये किस पे लिखने हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे लिखने। अगला है पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, फिजन क्या होता है, बडिंग क्या होती है और रीजनरेशन क्या होता है। तो ये कई सारे टाइप ऑफ क्या हो गए, रिप्रोडक्शन मेथड्स हो गए, सारे के सारे मेथड्स पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ओके सर, अब इनके अंदर एक एक एग्जांपल जरूर लिखिएगा कि ये किस में होता है, फिजन किस में होता है, ठीक है, बडिंग किसके अंदर होती है, रीजनरेशन पर्टिकुलर किस स्पीशीज में अपन को देखने को मिलता है, ये जरूर से लिखना है, ये नहीं बोलना। अगला क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। उसके बाद इसमें पूछ रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो भाई सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होता है, क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है, ठीक है, किस किस में, ये किस में होता है और ये किस में होता है। तो डिफरेंशिएट अच्छे से करना है, एग्जांपल्स के साथ करना है, एग्जांपल लिखना बिल्कुल मत भूलना बायोलॉजी के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी चैप्टर का, व्हाट इज डन
ड्यूरिंग द सर्जिकल मेथड इन मेल्स एंड फीमेल्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो भाई प्रेगनेंसी प्रिवेंशन के जितने भी मेथड्स हैं ये आपको नॉर्मली तो याद होनी चाहिए, लेकिन यहां पूछ रहा है कि भाई सर्जिकल मेथड के अंदर ऐसा क्या किया जाता है जिससे कि प्रेगनेंसी प्रिवेंट की जा सके। ओके सर, तो ये बताना है अपने को डिटेल में। अगला क्वेश्चन है अपने पास, नेम एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ द 4 डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के अलग अलग मेथड्स बताए गए हैं आपके चैप्टर में, काफी डिटेल में अच्छे से लिखा गया है। ठीक है, अब उनको अपने कीमती शब्दों में अपन को कॉपी पे उतार के आना है। अब वो कैसे है, बस यही तो कला है। अब देखिए कई सारे बच्चे होते हैं सेम आंसर लिखते हैं, है ना, लेकिन वर्ड्स का डिफरेंस होता है। किसी ने किसी तरीके से लिखा है, किसी ने किसी तरीके से लिखा है। एक को मिल रहे हैं 5 मार्क्स, एक को मिल रहे हैं 4 मार्क्स। फर्क क्या है, सिर्फ लिखने का अंतर है कि आप कैसे लिख रहे हो, आप जो वर्ड्स चूज कर रहे हो लिखने के लिए वो कितने अच्छे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गैमीट एंड जाइगोट। ठीक है, गैमीट क्या चीज होती है और जाइगोट क्या चीज होता है, उसमें डिफरेंशिएट करना है। एक्सप्लेन देयर रोल्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो एकदम सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज डीएनए। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेम द पार्ट ऑफ द सेल वेयर इट इज लोकेटेड, एक्सप्लेन इट्स रोल इन रिप्रोडक्शन। तो डीएनए होता क्या है, कहां पाया जाता है और इसका क्या रोल है रिप्रोडक्शन के अंदर। सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगले चैप्टर की तरफ। अगले चैप्टर का नाम है हेरेडिटी। अब देखिए इस चैप्टर में आपको यह बात ध्यान रखनी है कि इसमें इवोल्यूशन वाला पार्ट अपन को नहीं पढ़ना है, वो पार्ट हट गया है तो नहीं पढ़ना है। ठीक है, नहीं आएगा आपके पेपर में। इसका पहला क्वेश्चन है अपने सामने, हाउ डिड मेंडल एक्सप्लेन दैट इट इज पॉसिबल दैट ए ट्रेट इज इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड इन एन ऑर्गेनिज्म। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई जो ट्रेट है ना वो इनहेरिटेड तो है, लेकिन मतलब मान लीजिए कि कोई 2 पपीज हैं, है ना, उन पपीज के मदर एंड फादर के जितने भी ट्रेट हैं वो सारे उनके अंदर हैं। अब एक पपी है काला और एक है सफेद, तो अगर उनका बच्चा जो है वो अगर पूरा पूरा सफेद हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है क्या उसमें काले वाला ट्रेट नहीं है, वो है, लेकिन इस पीढ़ी के अंदर, इस प्रोजेनी के अंदर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, हाउ कैन जेनेटिक इनहेरिटेंस डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए न्यूबॉर्न इन ह्यूमंस। तो बस सेक्स डिटर्मिनेशन बताना है इसमें, तो पूरा का पूरा 4-5 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है। अगला क्वेश्चन देखना, व्हाट आर डोमिनेंट ट्रेट्स इन रिसेसिव ट्रेट। तो भाई डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव। तो भाई मेंडल ने कैसे बताया अपने एक्सपेरिमेंट से कि कोई ट्रेट डोमिनेंट होता है और कोई रिसेसिव होता है, वो बताना है अपने को इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ये बताना है भाई, प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बतानी है इसके अंदर। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ये ऊपर वाला। ठीक है, इससे नीचे वाला क्वेश्चन है, हाउ डू जर्म सेल्स मेक अ सिंगल सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम 2 नॉर्मल कॉपीज ऑफ जीन्स। ये थोड़ा सा अपन टेक्निकलिटी में चले गए, सेम चैप्टर सेम ही क्वेश्चन है लगभग, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा ये आपको। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द phenotypic ratio of F2 generation in a dihybrid cross is different from monohybrid cross। सिंपल क्वेश्चन है, अपने को सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि भाई जो phenotypic रेशियो होता है ना F2 जनरेशन में, और वो भी किसके अंदर, डाईहाइब्रिड क्रॉस में, वो डिफरेंट कैसे होता है डाईहाइब्रिड में और मोनोहाइब्रिड में, बस इतना बताना है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, राइट द बेसिक फीचर्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के बेसिक फीचर्स मुझे लगता है आप सभी को पता होंगे, नहीं पता है तो भैया क्लासेस जरूर से देख लिया करो। और एक और चीज, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं खुद आपको करवाने वाला हूं कुछ टाइम बाद, तब तक आप खुद प्रैक्टिस कीजिए इन सभी क्वेश्चंस की, और भाई पेपर इसी में से आएगा, लिख के रख लो ये बात। अगला लास्ट चैप्टर है अपना भाई बायो का, जिसका नाम है आर में एनवायरमेंट। क्या नाम है भाई, आर एनवायरमेंट। और इस चैप्टर को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, बहुत भारी चैप्टर है। क्यों, क्योंकि भाई
अपन कम पढ़ते हैं, सबसे कम बच्चे अगर किसी चैप्टर को पढ़ते हैं ना पूरी की पूरी साइंस के अंदर, तो वो है एनवायरमेंट, ठीक है। और इनमें से बहुत अच्छे अच्छे और कई बार केस स्टडीज भी आ जाती है इसमें से। हाँ जी, इसके अंदर देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, सीएफसी डिप्लीट ओजोन लेयर हाउ। तो सीएफसी की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, सभी को पता है, एकदम कॉमन सी बात है, लेकिन कैसे होती है वो किसी को नहीं पता है ना। तो उसके बारे में पढ़िए और लिखने की कोशिश कीजिए, देखते हैं कितना लिख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर रेगुलेशंस ऑफ इकोलॉजिकल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2000। तो भाई सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए एक एक्ट आया था 2000 में। अब उसके अंदर क्या क्या पॉलिसीज थी वो अपने को लिखनी है, एकदम एग्जैक्ट कोर थ्योरी चैप्टर है और कोर थ्योरी क्वेश्चन है इसके। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल एंड नॉन साइक्लिक, एक्सप्लेन। तो भाई कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको कि एक तो ये यूनिडायरेक्शनल होती है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में चली गई तो वापस से दूसरे से पहले में नहीं आएगी वो, है ना, और आगे ही बढ़ेगी, पीछे की तरफ वापस नहीं आएगी, ठीक है। नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस एक तरह से बोल सकते हैं अपन इसको, और नॉन साइक्लिक होती है, इसको एक्सप्लेन करना है, बस सिंपल क्वेश्चन। अगला, व्हाट इज फूड चेन एंड फूड वेब। तो भाई फूड चेन और फूड वेब अलग अलग बताने हैं, डिफरेंशिएट करने मत बैठ जाना इस क्वेश्चन के अंदर। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को समझ के अपने को आंसर करना है। कई बार नंबर सिर्फ इस वजह से कट जाते हैं कि अपन उसको समझते नहीं है, बस फूड चेन देखा, फूड वेब देखा, फटाफट से लाइन खींची और डिफरेंशिएट कर दिया, ये नहीं करना है, ठीक है, इसमें अलग अलग बताना है। अगला क्वेश्चन देखना जरा, एफ्लुएंट लाइफस्टाइल हैज ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट, ठीक है, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अब ये तो भाई नॉर्मल लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी आंसर करने में। अगला क्वेश्चन देखना जरा, व्हाट डू यू मीन बाय एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है भाई, क्या सच में एसिड टपकता है क्या बादलों से, नहीं ना, तो वो क्या होती है वो समझाना है इसमें। गिव सम इफेक्टिव मेजर्स टू कंट्रोल इट, और इसको कंट्रोल कैसे कैसे किया जा सकता है। तो ये थे आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन जो कि एंड होती है आपकी आर एनवायरमेंट चैप्टर पे, ठीक है। अगला अपना सब्जेक्ट आने वाला है फिजिक्स, तो दिल थाम के बैठिए, अपन चलते हैं फिजिक्स के। तो दोस्तों अपन ना फिजिक्स का पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके अंदर अपन लाइट के दोनों फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं कि भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो आइए चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाई डज ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इमर्ज इन एनी मीडियम इमर्जेस पैरेलल टू इटसेल्फ, एक्सप्लेन यूजिंग अ डायग्राम। ये बताना है अपने को कि अपना ग्लास स्लैब है ना, तो देखो इसका मैं डायग्राम बना के तुम्हें थोड़ा सा बता दूं जैसे तुम्हें अंदाजा लग जाए कि देखिए इस तरह से अपना ग्लास स्लैब होता है। अब इसको किसी भी मीडियम में इमर्ज कर दो, अब इसके अंदर जो है लाइट की रे जा रही है, यहां पे तो ये क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन जब ये बाहर निकलेगी तो इसके पैरेलल ही निकलेगी। देखिए हैं दोनों पैरेलल, तो इस बारे में पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, बस इतनी सी बात बतानी है आपको इस चैप्टर के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आल्सो डिफाइन द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये तो भाई एग्जैक्ट आपको डेफिनेशन लिखनी है दोनों की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी हेल्ड फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है भाई, फोकल लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर, सो एज टू गेट एन इमेज मैग्निफाइड 3 टाइम्स, मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो यार ये तो निकाल ही दोगे तुम, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, एकदम सिंपल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिस्ट द साइन कन्वेंशंस दैट आर फॉलोड इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम्स। तो भाई साइन कन्वेंशन कैसे लिए जाते हैं, अगर अपन एक्सिस की बात करें तो एक्सिस से ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है, मिरर के लेंस के लेफ्ट और राइट। तो देखो रिफ्रैक्शन के बारे में पूछा है ना, तो यहां पे लेंस बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ ए लेंस। भाई पावर क्या होती है लेंस की, राइट इट्स एसआई यूनिट, अ स्टूडेंट यूजेस अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू है, फोकल लेंथ की वैल्यू है मेरे प्यारे। एंड अनदर ऑफ -20 सेंटीमीटर, दो लेंस है इसके पास, एक 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, एक -20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का। राइट द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंसेस।
तो मेरे प्यारे करना क्या है, इसकी पावर निकालो और इसकी पावर निकालो। P इजिकल टू क्या होता है 1/f निकाल दोगे, एकदम सिंपल है। अगर नहीं निकाल सकते तो लेक्चर जरूर से देख लेना भाई इसका। अगला क्वेश्चन, ड्रॉ अ लेबल्ड रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एट द फोकस। कहां पे बननी चाहिए इमेज, फोकस पे बननी चाहिए। कौन से मिरर का है, कॉनकेव मिरर का फोकस है भाई ये। और लिस्ट सम डिफरेंसेस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो भाई कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के अंदर क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। और इमेज क्या बन रही है, इमेज बन रही है फोकस पे कॉनकेव मिरर के। तो भाई कौन सी कंडीशन में बनती है फोकस पे, एक ही कंडीशन है और वो आपको पता है कब, जबकि ऑब्जेक्ट कहां होगा, इंफिनिटी पे। ठीक है, चलिए अगला अपना चैप्टर आ जाता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो भाई इसमें कलरफुल वर्ल्ड में से कुछ चीजें हटा दी गई हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को। तो चलिए देखते हैं अपन इसका पहला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये क्या होता है भाई, राइट द मॉडिफिकेशंस इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस व्हिच इनेबल्स अस टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। अब मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में दे रखा है। अब अगर आप होशियार हो तो लिख दोगे, ऐसे ही कई सारे आंसर्स आपको पेपर में ही मिल जाएंगे, बस अकल होनी चाहिए ढूंढने की। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, हाउ डज दिस रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द रेटिना। ठीक है, अब इसमें भी देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर सेकंड पार्ट में दे रखा है ना। चलिए जो समझदार है वो समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द पावर ऑफ द आई लेंस ऑफ द नॉर्मल आई व्हेन इट इज फोकस्ड एट इट्स। फार पॉइंट पे अगर फोकस्ड है तो इसकी पावर क्या होगी, नियर पॉइंट पे है तो इसकी पावर क्या होगी, और इंफिनिटी पे है तो इसकी पावर क्या होगी। तो भाई जो P इक्वल टू 1/f करते हैं ना, तो f की वैल्यू सबसे पहले तो फार पॉइंट की कितनी होती है, 1/infinity रख दो। यहां पे क्या रखोगे 1/25 सेंटीमीटर, और फिर देखो हाँ फार पॉइंट इंफिनिटी होता है, ये भी इंफिनिटी ही है, तो यहाँ पे भी 1/infinity ही आएगा। तो बस ये रखते जाइए, आंसर आ जाएगा आपके सामने। सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। तो तारे जो टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं अपने स्टार्स, वो क्यों करते हैं, ये पूछ रहा है इसके अंदर। ठीक है, चलिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आंसर होगा इसका। और एक और चीज बता दूं मैं तुम्हें कि इसमें सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है, अगर इसके पीछे वाई देखो वहां पे व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल इतना लिखा होता तो एक चीज बता दो मैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है उसकी वजह से ऐसा ऐसा होता है। लेकिन यहां पे लिखा है एक्सप्लेन, इसका मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन है और 3 नंबर में आपको पूरा फिनोमिना अच्छे से लिख के आना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिस्पर्शन अकर्स ऑल द कलर्स हैव डिफरेंट एंगल्स ऑफ डेविएशन। तो देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन घुमा के पूछा गया है कि एंगल ऑफ डेविएशन सभी का क्या होता है, अलग अलग होता है। देखिए डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब ये पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए इसका बेसिक कॉज मैं आपको बता दूं कि सारे कलर्स की स्पीड अलग अलग होती है आपके उस प्रिज्म के अंदर, इस वजह से ऐसा होता है। और बाकी इसको किस में लिखना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है। अगला क्वेश्चन, नेम द 3 कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तीनों के तीनों डिफेक्ट पूछ लिए। आगे देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। व्हाट आर देयर कॉजेज। देखिए पहले डिफेक्ट पूछा उसके बाद कॉज पूछा, ये डिफेक्ट पूछ लिए उसके बाद कॉजेज पूछ लिए। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ लेंस। अब उसके बाद पूछ लिया कि लेंस कौन कौन से लगेंगे तीनों में, और उसके बाद पूछा है कि डायग्राम भी बनाओ। तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे नहीं आएगा कि भाई डिफेक्ट बता दो अलग से, उसके बाद फिर कॉज बता दो अलग से, सारी की सारी चीजें एक ही चीज में पूछ ली। ठीक है, तो आपके अगर आपने नोट्स बनाए या आपने बुक में से पढ़ा है तो बुक का आधा चैप्टर यही खत्म कर दिया एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो थोड़ा सीरियसली लो भाई, ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन हिला के रख देता है पेपर में। अगला चैप्टर आता है भैया अपना इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट नहीं लगना चाहिए इसके क्वेश्चंस को देख के, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है उसकी पूरी डेफिनेशन देनी है अपने को। हाउ कैन इट बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। तो भाई एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इसको कैसे वेरीफाई किया जा सकता है ये बताना है इसके अंदर। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टेट ओम्स लॉ की डेफिनेशन लिख के आ जाएंगे। ठीक है, डेरिवेशन है यार, दो लाइन का डेरिवेशन है, वो भी लिख दो उसमें, क्या जाएगा तुम्हारा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स डेराइव एक्सप्रेशंस। दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन बताने हैं इसके अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले तो बताना है पहचाना कैसे जाए, क्या होता है, क्या निकालते हैं, उसके बाद अपन को निकालने हैं इसके एक्सप्रेशन विद डायग्राम। ठीक है, करवाया भाई क्लास में करवाया हुआ है, अलग से क्लास लिए इसकी, उसके अलावा वन शॉट भी लिया गया है इसका, तो वहां पे जाके देख लो एक बार अगर नहीं आता है तो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्कर या 2 मार्कर क्वेश्चन है। ए बल्ब इज रेटेड एट 220 वोल्ट 100 वाट। ओके सर, ये रेटिंग दे दी उसने। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बताना है अपने को, तो बताइए भाई। ये मैं यहां नहीं बताऊंगा, इसके लिए आपको क्लास लेनी पड़ेगी न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, सारी चीजें यही बता देंगे, कैसे काम चलेगा, मतलब वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे लगा के रखो स्टार। क्या? स्टार्स, बहुत सारे बड़े बड़े। ठीक है भैया, क्यों लगाने स्टार? क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो देखिए ये डायग्राम दे रखा है आपको, अमीटर है, ये बैटरी है, ये की हो गई, ये सारे रेजिस्टेंस हो गए। सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? आर है सभी की। What will be the equivalent resistance of the circuit? इस पूरे सर्किट का एक रेजिस्टेंस अगर मैं लगाऊं इन सभी को हटा के, तो उसकी वैल्यू क्या होगी ये बताइए आप कैलकुलेट करके। अगला क्वेश्चन है अपने पास है, 12 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो अपन ने क्या किया है भाई कि एक वायर लिया, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस है ऑलरेडी 12 ओम, इसको मैंने फोल्ड कर दिया, ऐसे डबल कर दिया इसको डबल करने के बाद इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा वो बताना है कैलकुलेट करके, बस सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लास्ट चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट किसमें पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में, और मैग्नेटिक किसमें पढ़ते हैं? अलग से चैप्टर बना दिया इसके लिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसका, कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए सर्कुलर लूप। तो भाई लूप के लिए जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होती है उसको डायग्राम बना के दिखाना है और समझाना है कैसे होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इट इज डेंजरस टू टच द लाइव वायर ऑफ मेन सप्लाई। अब बताओ ये कोई पूछने की बात है क्या? लेकिन ये पूछने की बात इसलिए बन जाती है, सबको पता है भाई करंट लगता है, वायर को टच करने से क्या लगता है? करंट लगता है, सबको पता है, लेकिन क्यों लगता है ये बताओ। और एक वायर को टच करने से तो लग रहा है, और दूसरा जो न्यूट्रल वायर आ रहा है उसको टच करने से नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है बताइए। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन सोलेनॉइड, ड्रॉ ए नीट डायग्राम। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 नंबर का है, लेकिन ठीक है 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसको डिफाइन कीजिए, कैसे बनाया जाता है सोलेनॉइड, किस किस चीज का क्या क्या रोल है इसके अंदर। लाइक अपन इसमें यूज करते हैं ना सॉफ्ट आयरन कोर, क्यों यूज करते हैं? ठीक है, कमेंट में आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज ए करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स। जब भी अपन किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें क्या फील होता है? फोर्स फील होता है। अब ये पूछ रहा है कि क्यों होता है। ठीक है, होता है सबको पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों? तो ढूंढिए जरा, खोजिए, आपकी बुक निकालिए और उसके अंदर देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। इसको मिसकंसेप्शन में मत जाइएगा कि एक ही चीज होती है, दोनों अलग अलग है और डिफरेंशिएट करनी है, कम से कम 4-5 पॉइंट लिख के। ठीक है, उसके बाद इसने 2 रूल पूछ लिए अपन से। पहला पूछा इसने राइट हैंड थंब रूल, दूसरा पूछा इसने लेफ्ट हैंड रूल। तो जरा मेरे को कमेंट सेक्शन में ये आंसर करके बताइए कि राइट हैंड थंब रूल किस चीज के लिए यूज होता है और लेफ्ट हैंड रूल किस चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, इसका आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में, और इसके बीच में डिफरेंशिएशन, सॉरी इन दोनों को स्टेट करना है, मतलब पूरा रूल लिखना है, वो आप लिखोगे अपनी कॉपी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है भैया, इस पे लगाओ स्टार। देखिए, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए चेम्बर विद योर बैक टू वन वॉल। ओके, मान लीजिए आप इसी कमरे में बैठे, अपनी पीठ किधर है? इस साइड है। ओके, एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड द फ्रंट वॉल। एक इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है इधर से इधर, मेरी तरफ से आपकी तरफ। ओके, अब ये बोल रहा है आगे कि इज डिफ्लेक्टेड बाय योर टू योर राइट साइड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
तो अपन बैठे हैं इस तरह से, ठीक है, अपने पीछे से आ रही है एक इलेक्ट्रॉन बीम, इधर जा रही है, उसको डिफ्लेक्ट कर दिया जा रहा है राइट साइड में, तो इलेक्ट्रॉन बीम है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर से इधर हो जाएगी ना, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन देखो, लेफ्ट हैंड रूल काम आएगा इसमें, करंट की डायरेक्शन किधर हो गई, अंदर की तरफ, ठीक है, ये अपनी मिडिल फिंगर ये किधर जा रही है, अंदर की तरफ, ठीक है। अब डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, अपना थंब को लाइए फोर्स की डायरेक्शन में, किधर लग रहा है, राइट हैंड साइड, इधर लग रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ। ध्यान रखना, ये मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और इसी तरह के नहीं, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कहां पर, आपके एग्जाम हॉल में, आपके बोर्ड के पेपर में। तो भाई ये थे अपने पूरी की पूरी साइंस के कंपाइल करके लाए हुए आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर आपसे हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहे टिक करके रख लो, और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो कि भाई अपने को ये वाले सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कम आ रहे हैं या फिर ये वाले सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। उस बेसिस पे फिर अपन वीडियो लेके आएंगे इनके सॉल्यूशन की, कि भाई पहले किसके करवाए जाएं, केमिस्ट्री करवाएं, बायो करवाएं या फिर फिजिक्स के करवाएं, वो डिपेंड करेगा आपके कमेंट्स के ऊपर। तो भाई कमेंट जरूर से कीजिएगा, पहले इनको अटेम्प्ट कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, और मेरी मानिए तो इनको याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है आपके बोर्ड के पेपर में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपन सॉल्यूशंस की क्लास में, तब तक के लिए भाई टाटा बाय बाय।